हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और पढ़ाई लिखाई जो है वो उसको करते रहिए। मैं आपका बायो टीचर मोहम्मद जमील खान। पिछले वीडियो में हमने बच्चों बात की थी प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और उसके लिए एक इक्वेशन है, एक समीकरण है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी सिर्फ इक्वेशन ही पूछ लिया जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जल। और अगर इक्वेशन याद है तो इसके आधार पर आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो। क्या? देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जड़ों द्वारा जल अवशोषित करके क्लोरोफिल तथा प्रकाश की या सनलाइट की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलती है उप उत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में। ये इक्वेशन जो है इसको आप याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। पिछला जो इक्वेशन था उसमें एक चीज छूट गई थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर O2 लिखा हुआ था, वहां पर होना चाहिए 6O2। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पौधे के किस भाग में होती है? हरे भाग। और हरा भाग सबसे ज्यादा क्या है पौधे का? वो है पत्ती। तो पत्ती को पौधे का रसोईया घर भी कहा जाता है। जैसे किचन है जहां भोजन बनता है हमारे यहाँ, ठीक उसी तरीके से पौधों के अंदर जो पत्तियां हैं वही उसकी रसोई घर। तो अगर एक पत्ती जो होती है उसका एक चौड़ा चपटा भाग होता है जिसको फलक या लैमिना कहते हैं, और उस लैमिना इस तरीके से स्थित होता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको प्रकाश मिल सके, ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा से ज्यादा हो सके। पत्ती की अगर एक अनुप्रस्थ काट काटी जाए, ऐसे ये पत्ती है मान लो, इसकी ऐसे खड़ी अनुप्रस्थ काट काटे, एक तो ऐसे खड़ी काट होती है और एक ऐसे होती है अनुप्रस्थ काट, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन में इसमें बच्चों पत्ती जो होती है इसमें दो सतह होती है। एक होती है ऊपर की तरफ सतह जिसको ऊपरी सतह कहते हैं, एक नीचे की तरफ सतह होती है उसको निचली सतह कहते हैं। जैसे ये ऊपर है ऊपरी सतह और निचली सतह होती है। ऊपरी सतह जो होती है इसको कहा जाता है ऊपरी बाह्य त्वचा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं अपर एपिडर्मिस। और इसी तरीके से नीचे भी इसके एक त्वचा होती है, इसको कहते हैं निचली बाह्य त्वचा, या इसको कहा जाता है लोअर एपिडर्मिस। अपर का मतलब ऊपर, लोअर का मतलब नीचे, एपिडर्मिस का मतलब है बाह्य त्वचा से। तो ये सब ऊपर है तो इसलिए इसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं, ऊपरी बाह्य त्वचा ये नीचे है इसलिए इसको लोअर एपिडर्मिस या निचली बाह्य त्वचा कहते हैं। जो ऊपरी बाह्य त्वचा होती है इसके ऊपर एक मोमीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है, उस पदार्थ को कहा जाता है क्यूटिकल। क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल जो है इसकी परत होती है और ये मोम जैसा पदार्थ होता है, और इसकी ये ऊपरी बाह्य त्वचा के ऊपर जो है एक परत के रूप में पाई जाती है। अब ऊपरी बाह्य त्वचा जो है इससे सटी हुई लंबी लंबी कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं, बहुत करीब करीब पास। इन लंबी लंबी कोशिकाओं को हम खंभ मृदुतक कहते हैं, या इसको कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। इंग्लिश में इसको कहेंगे पैलिसेड पैरेन्काइमा, खंभ मृदुतक। इन खंभ मृदुतकों में अत्यधिक मात्रा में हरित लवक की संख्या जो है वो पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ऊपरी परत पर पड़ता है और वो एब्जॉर्ब होकर के, अवशोषित होकर के इन जो खंभ मृदुतक है इनमें आता है, और इनमें हरित लवक सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है।
इसके नीचे खम्भ मृदुतक जो है या पहली सेट पैरेन्काइमा जो है, इसके नीचे भी कोशिकाएं होती हैं जो गोल या अंडाकार हो सकती हैं और ये दूर दूर होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, छितरी हुई होती हैं इधर उधर। इन कोशिकाओं को स्पंजी मृदुतक कहते हैं, स्पंजी पैरेन्काइमा। और इनके बीच में कभी कभी कुछ खाली स्थान होता है, उन खाली स्थानों को कहा जाता है एयर कैविटी या इसको कहते हैं वायु गुहिका। इन स्पंजी मृदुतकों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें वायु भरी रहती है, इसमें वायु भरी रहती है, इसलिए वायु गुहिका का नाम देखो, वायु गुहिका। एयर कैविटी, एयर मतलब वायु, कैविटी का मतलब स्थान जहां पर हवा हो, एयर कैविटी या वायु गुहिका वो स्थान जहां पर हवा भरी हुई हो। इसके बाद नीचे की जो परत है इसको कहा जाता है निचली बाह्य त्वचा या इसको अंग्रेजी में कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस जो होता है, इस लोअर एपिडर्मिस में बच्चों देखो जगह जगह हमको छिद्र दिखाई देते हैं। इसमें क्या दिखाई देते हैं बच्चों? छिद्र, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों को रंध्र या पर्ण रंध्र कहा जाता है या इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमेटा। इसकी संरचना अभी हम पढ़ेंगे। और ये जो रंध्र होते हैं ये एक जोड़ी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। उन कोशिकाओं को जिनसे ये रंध्र मिलकर के बनते हैं उनको द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका या गार्ड सेल कहा जाता है। ठीक है, इन रंध्रों का क्या काम है? रंध्रों के द्वारा, अब देखो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए उसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्हीं रंध्रों के माध्यम से इसके अंदर प्रवेश करती है। इसके अंदर, पत्ती के अंदर। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस बनती है, वो भी इन्हीं रंध्रों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो ये गैसों का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ये रहा पत्ती की अनुप्रस्थ काट की संरचना। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। पत्ती की अनुप्रस्थ काट में इसमें दो बाह्य त्वचाएं होती हैं या जो बाह्य त्वचा होती है, ऊपर की जो होती है उसको ऊपरी बाह्य त्वचा कहते हैं, नीचे जो होती है निचली बाह्य त्वचा कहलाती है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस या ऊपरी बाह्य त्वचा जो होती है इसके ऊपर मोमनीय पदार्थ की एक परत होती है, इसको क्यूटिकल कहते हैं। इस ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे जो होता है खम्भ मृदुतक होता है, ये लंबी लंबी कोशिकाएं होती है, इसमें क्लोरोफिल की अधिकता होती है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक मात्रा में यहीं पर होती है। इसके नीचे जो होता है फिर गोल या अंडाकार कोशिकाएं जो होती हैं, जो दूर दूर होती हैं, इनको स्पंजी मृदुतक कहते हैं। इसमें जगह जगह खाली स्थान होते हैं, इसको वायु गुहिका या एयर कैविटी कहते हैं, जिसमें वायु भरी रहती है। निचली सबसे इसके बाद सबसे निचली बाह्य त्वचा होती है। निचली बाह्य त्वचा में जगह जगह छिद्र होते हैं, रंध्र छिद्र पाए जाते हैं, जिसको रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का निर्माण जो होता है वो द्वार, एक जोड़ी द्वार कोशिकाओं या रक्षक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये हो गई पत्ती की अनुप्रस्थ काट की संरचना। अब हम बात करेंगे रंध्र की। हमने बात की है तो रंध्रों का क्या नाम है, रंध्र की संरचना कैसे होती है? देखो ये रंध्र की संरचना है। रंध्र में क्या होता है? रंध्र में एक जोड़ी, वन पेयर या एक यानी दो कोशिकाएं होती हैं और ये दोनों कोशिकाएं सेम के बीज जैसी होती हैं। सेम का बीज आपने शायद देखा हो, सेम के बीज को देखिएगा तो एक तरफ उसका धंसा हुआ भाग होता है, अवतल भाग होता है, और एक तरफ जो है उभरा हुआ भाग होता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ देखो ये धंसा हुआ भाग है, यहाँ भी ये धंसा हुआ भाग है और ये इधर उभरा हुआ भाग। तो ये सेम के बीच की रंध्र जो है वो एक जोड़ी रक्षक या द्वार कोशिकाओं के मिलने से बनता है। रंध्र की संरचना एक जोड़ी रक्षक कोशिकाओं के द्वारा होता है।
रक्षक कोशिकाएं जो होती हैं ये सेम के बीज के आकार जैसी होती हैं। इसमें रक्षक कोशिकाओं में अगर हम देखें तो इसमें केंद्रक भी होता है, इसमें जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म भी पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य इसका होता है, और इसमें क्लोरोफिल भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल भी पाया जाता है और दूसरे कोशिकाएं भी पाए जाते हैं। और जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं इसका अंदर का हिस्सा जो होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है और बाहर का हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है। ऐसा इसलिए होता है कि दिन के समय जब इसमें भर जाता है, भोजन बनता है और जल भर जाता है, तो यह कोशिकाएं जो होती हैं, रक्षक कोशिकाएं जो होती हैं वो स्फीत अवस्था में हो जाती हैं, टर्जिड स्टेज में हो जाती हैं। तो जब टर्जिड स्टेज में हो जाती हैं तो रंध्र जो होता है वो खुल जाता है। जब ये इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है और ये खिंचाव बाहर की तरफ जब होता है तो ये बीच में एक छिद्र बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा इसी को कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा। और इसके बाद इसके चारों इन द्वार कोशिकाओं या रक्षक कोशिकाओं या गार्ड सेल्स के चारों ओर भी कोशिकाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं, सब्सिडियरी सेल्स कहा जाता है, सहायक कोशिकाएं। इनमें भी केंद्रक पाए जाते हैं। अब रक्षक ये जो गार्ड सेल्स होती हैं मोस्टली दिन में क्या होता है, अधिकांश पौधों के जो रंध्र होते हैं वो दिन के समय खुल जाते हैं, खुले रहते हैं। खुले कैसे रहते हैं? जैसे ये कोशिकाएं हैं, रक्षक कोशिकाएं, तो रक्षक कोशिकाएं दिन के समय जब भोजन बनता है और जल की अधिकता होती है तो इस पर एक दबाव पड़ता है इसके ऊपर, और ये जो होता है वो इस तरीके से खुल जाता है, तो बीच में छिद्र बन जाता है, इसी को हम रंध्र कहते हैं। रात्रि के समय मोस्टली क्या होता है कि रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो इसमें से जल जो होता है वो निकल करके जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं, जो सहायक कोशिकाएं, उनमें चली जाती हैं और फिर उनमें जाने के कारण से ये कोशिका जो होती है वो श्लथ हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, जिससे ये रंध्र जो होता है वो बंद हो जाता है, मुख्यतः ऐसा होता है। तो ये रंध्र की संरचना हो गई। अब रंध्र के कार्य क्या क्या हैं? रंध्र का जो कार्य है वो नंबर 1 क्या काम है? गैसों का विनिमय करना, गैसों का विनिमय। विनिमय मतलब है एक्सचेंज, आदान प्रदान। कौन कौन सी गैसें? O2 एंड CO2। दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी रंध्र के माध्यम से पत्ती के अंदर जो है वो पहुंचती है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है तो ऑक्सीजन गैस बनती है। वो ऑक्सीजन गैस फिर इन्हीं छिद्रों के माध्यम से, इन्हीं रंध्रों के माध्यम से फिर से वायुमंडल में वो वापस आती है, जिससे वायुमंडल जो होता है वो स्वच्छ होता है और हम ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। बगैर ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। एक काम। दूसरा काम, जड़ों द्वारा जो जल अवशोषित किया गया है, यहाँ आवश्यकता से अधिक जल जो है वो इस क्रिया में खर्च होता है, किसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो जो आवश्यकता से अधिक जल बच जाता है वो जल दिन के समय इन्हीं रंध्रों के द्वारा या इन्हीं छिद्रों के द्वारा पत्ती से बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं वातोत्सर्जन, वातोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन जिसको कह सकते हैं।
यानी पानी भाप के रूप में इन्हीं छिद्रों के माध्यम से वायुमंडल में चला आता है, जिससे वायुमंडल में क्या नाम है, जो जलवाष्प है वो बनी रहती है। तो ये दो मुख्य काम जो हैं वो रंध्र के हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज समराइज कर दे रहा हूं। रंध्र जो है वो दो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिनको रक्षक या द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये दोनों कोशिकाएं सेम के बीच के आकार की होती हैं, इनमें केंद्रक होता है, इनमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म भी पाया जाता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं ये दिन के समय स्फीत अवस्था में होती हैं, जिससे इनके बीच में एक छिद्र बन जाता है, एक गैप बन जाता है, और उसी को हम रंध्र कहते हैं। दिन के समय रंध्र जो होते हैं मोस्टली खुले रहते हैं। ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाओं के चारों ओर भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, घिरी रहती हैं। द्वार कोशिकाएं चारों ओर दूसरी कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, उनको सहायक कोशिकाएं कहा जाता है, या इनको कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। इनमें भी केंद्रक जो है वो पाए जाते हैं। रंध्र का काम क्या है? रंध्र मुख्य रूप से दिन में खुले रहते हैं और रात्रि के समय जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। खुलते कैसे हैं? जब ये द्वार कोशिकाएं स्फीति अवस्था में, खिंचाव की अवस्था में हो जाती हैं, तब ये रंध्र जो होता है खुल जाता है, और जब द्वार कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं श्लथ अवस्था में हो जाती हैं, तब रंध्र जो होता है वो बंद हो जाता है। रंध्र के मुख्य दो कार्य हैं। नंबर एक है गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान, जिसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब ऑक्सीजन गैस बनती है तो वो बाहर निकल आती है। अच्छा, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। वाष्पोत्सर्जन का क्या मतलब है? वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है? आवश्यकता से अधिक जल जो ग्रहण किया गया है वो पत्तियों तक जल पहुंच रहा है, और जो जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खर्च नहीं हुआ है वो जल जो है इन्हीं रंध्रों के माध्यम से वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, या इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ये दो मुख्य चीजें थी, पत्ती की संरचना, अनुप्रस्थ काट, और रंध्र की संरचना। मैं आई होप आपको मेरी बातें ये समझ में आई होंगी। इसको कई बार देखिएगा और ध्यान से जो बुक है उससे भी पढ़िएगा, तो आपको जो चीजें नहीं भी क्लियर होंगी वो आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ MJ खान के नाम से है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।